BCOC बीकॉम का 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एग्ज़ाम जो है 6 जुलाई को होने वाला है। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेके हैं कि थ्योरेटिकल पेपर है, क्या ही करें, बना के लिख देंगे। लेकिन नो डाउट यहाँ पे थ्योरी के मार्क्स जो होते हैं बहुत सोच समझ के देते हैं टीचर। और यहाँ पे थ्योरी अगर आप सही से लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, अदरवाइज़ वो मार्किंग बहुत थ्योरी में बहुत ज़्यादा मार्क्स काटते हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख के आते हो तो फिर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सेट ए के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप सामने दिए हुए हैं सेट ए के। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट होती हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर PYQ भी है, और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। साथ के साथ मैं यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये आपके 3 सेट बने हुए हैं। मैं इन तीनों सेट के सॉल्यूशन, वो भी हैंड रिटन में, हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैंने बना रखे हैं। उस नोट्स के ज़रिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 आवर्स की होने वाली है। तो इस पूरे 1 आवर्स के अंदर मैं पूरी थ्योरी सेट ए बताऊँगा, और बाकी कल जो है मैं सेट बी और सेट सी, इन दोनों की पूरी कंप्लीट थ्योरी जो है वो इसमें डाल दूंगा। बस आप मुझे पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, लेट मत करना, डिले करते हो इसलिए मैं नहीं डाल पाता। अगर आज ये रात को डल रही है तो कल ये मुझे दोपहर तक आप लोग कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये थ्योरी आप पूरी पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी पेपर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारी थ्योरी इतनी ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और जो मेरी वीडियो है इसमें बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और ये मैं हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर, लेकिन ये कल शाम को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे, सॉरी गलती होगी, आगे देखिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसका सेट एक ही थ्योरी है, ये हैंड रिटन नोट्स है। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको भी अगर कहीं भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाए ना, तो नो डाउट आपको यही लिखना है। थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, इसमें पूछा है एक्सप्लेन द डिफरेंट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR की थ्योरी बतानी है, डिफरेंट डिफरेंट। तो सारी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। CSR होता है क्या? देखो, CSR का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस जब चला रहे हैं, अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसके रिगार्डिंग? सोसाइटी और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सोसाइटी और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके लिए कुछ करे, उनको मेंटेन करे, जैसे इन्वायरमेंट को मेंटेन करे, और सोसाइटी के लिए जो उनके फेवर में वो सारी चीजें करे, ठीक है। तो देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ये क्या होती है। इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग? सोसाइटी और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी इसके लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, और जो इनकी जरूरतें होती है वो पूरी करना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कितने तरह की है। थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, सबके लिए अलग अलग बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मान लेट सपोज शेयर होल्डर थ्योरी। जो शेयर होल्डर थ्योरी थी उसमें मिल्टन फ्रीडम फ्रेडमैन ने क्या कहा बताया, उन्होंने बताया कि जो शेयर होल्डर होते हैं, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बिजनेस की वो शेयर होल्डर के लिए होनी चाहिए। जो शेयर होल्डर होते हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, यही मेन लोग होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस आपका चल रहा है। आगे आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले होता है पैसा। पैसे की जरूरत कौन पूरा करता है? शेयर होल्डर। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, इंक्रीज होके प्रॉफिट मिले। बिजनेस को इस तरीके से किया जाए कि बिजनेस में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट जब होएगा तो शेयर होल्डर जो होंगे वो हमारे मोटिवेट होंगे, और वो इनकरेज होंगे तो हमारे बिजनेस में और पैसा लगाएंगे। तो यही बात कही गई है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर इट्स शेयर होल्डर।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचीव व्हेन बिजनेस फॉलोज द लॉ एंड ऑपरेट एफिशिएंटली। लॉ है उसको फॉलो करो और जो इफिशिएंसी के साथ ऑपरेशन हो रहा है उसको किया जाए। ऑपरेशन जब इफिशिएंसी के साथ होगा और साथ के साथ लॉ को फॉलो किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो प्रॉफिट जनरेट होना ही है, मैक्सिमम प्रॉफिट होना ही है। अब आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। ये आर एडवर्ड फ्रीमैन ने बोला था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला ना स्टेक होल्डर कौन होते हैं, वो लोग जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका रोल होता है बिजनेस में बहुत बड़ा। जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, सप्लायर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, साथ के साथ कस्टमर्स हो गया, कम्युनिटी हो गई, गवर्नमेंट हो गया। ये सारे लोग जो यूजर्स, एक तरह से यूजर्स भी बोलते हैं, और स्टेक होल्डर जो बिजनेस के मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके बारे में सोचना, इनके इंटरेस्ट को सोचना। एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी मिल जाए, एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी मिल जाए ये देखना, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, सप्लाई को पेमेंट मिल जाए टाइम पे, कम्युनिटी जो है हमारे आसपास के एरिया की कम्युनिटी डेवलप हो, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए और शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। सक्सेस इज अचीव बाय सेटिस्फाइंग एंड बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। जो जो उनकी जरूरत है उनको पूरा किया जाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है, बिजनेस जो होता है, बिजनेस एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सोसाइटीज allowed to use resources and operate in return business has the responsibility to act in the best interest of society। सोसाइटी के लिए रोड्स बनवाना, सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, हाईवे बनवाना, पार्क बनवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की। जिस सोसाइटी में आप अपना बिजनेस खोल के बैठे हो वहाँ की रोड टूटी फूटी ना हो, वहाँ के आसपास में पार्क हो, पानी प्रॉपर आता हो, ये सब ध्यान भी रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी। ठीक है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन जो होती है ये तीन जनों को रिप्रेजेंट करती है। देखो, थ्री डायमेंशन होते हैं, एक तो पीपल होता है, एक प्लांट होता है, एक प्रॉफिट होता है। तो पीपल कौन होते हैं, पीपल जो होते हैं समाज में रह रहे, सोशल्स में रह रहे। प्लानट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में, प्लांट है सॉरी, और प्लेनेट इन्वायरमेंट को बोलते हैं। अब प्रॉफिट जो होता है वो इकोनॉमिक होता है। तो तीनों को ध्यान से, तीनों डायमेंशन पे फोकस करना। लोग है, लोगों के बारे में सोचना, प्लेनेट इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूटेड नहीं होने देना, और प्रॉफिट भी हो ताकि शेयर होल्डर खुश रहे। तो ये तीनों चीजें जो होती है ट्रिपल बॉटम में आती है, इनका ध्यान रखना। बिजनेस सक्सेस इज मेजर नॉट ओनली बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो, नॉट ओनली बाय प्रॉफिट बट ऑल्सो बाय इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड प्लानेट। जो लोग हैं उन पे और जो इन्वायरमेंट है उनको भी ध्यान में रखना होता है प्रॉफिट के साथ साथ। आगे आता है लेजिटिमेसी थ्योरी। तो इसने क्या कहा, बिजनेस सिक्स टू इंश्योर दैट इट्स एक्शन आर विद इन दी नॉर्म्स, वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। कंपनीज एंगेज इन CSR एक्टिविटी टू मेंटेन देयर लेजिटिमेसी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। लोगों के बारे में सोचना, जो लोग हैं उनके हिसाब से चलना। ठीक है, जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, उनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है एथिकल थ्योरी। एथिकल का मतलब क्या होता है, एथिकल का मतलब होता है हम किसी के साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एथिक्स को, नॉर्म्स को फॉलो करना। ठीक है, CSR इज बेस्ड ऑन एथिकल एंड मोरल वैल्यू। बिजनेस टू डू what is right, fair and just even if it is not required by law। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्योरी जो होता है ये क्या होता है, जो हमारा आगे के जो लोग हैं, फ्यूचर में जो लोग हैं उनके लिए सस्टेन करना, उनके लिए कुछ चीज़ें संभाल के रखना, आगे डेवलप करना कि उनके वो काम आ सके। तो business should meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Emphasizes long-term values creation and resources conservations। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये सारी थ्योरी समझते हैं। ये सारी थ्योरी थी और इस थ्योरी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। 7 के 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड
भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कह रहा है डिफाइन अ ई कॉमर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। पहले बता रहा हूँ भाई साहब, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही। क्वेश्चन कह रहा है, समझो, मैं आपको कह रहा हूं, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को 2 बार देख लेना, सारा पॉइंट्स दिमाग के अंदर घुसेड़ दूंगा। ये पॉइंट्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट्स दिमाग के अंदर उतार दूंगा, बस आपको इस वीडियो को देखना, 2 बार करके देख लो, 2 बार में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स क्या होता है, देखो मैंने ई कॉमर्स के बारे में, आपका एक पेपर था ई कॉमर्स, अच्छा आपका नहीं था वो तो, शायद हाँ आप ही का था ना, जो ई कॉमर्स का एग्जाम था, तो उसमें मैंने बताया था, लेकिन दोबारा बता देता। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पे इंटरनेट के थ्रू सारा बाइंग सेलिंग से लेके हर डील जो है वो इंटरनेट पे की जाती है, उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। जब बिजनेस डील जो है वो इंटरनेट के जरिए की जाती है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज ऑर्डर करना है, कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज बेचनी है, वो सभी के सभी इंटरनेट के थ्रू बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। देखिए, ई कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किसको इंक्लूड किया गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, जिसमें हम वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडिविजुअल और बिजनेस के बीच में क्या क्या, क्या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या क्या वैल्यू इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट ट्रांजैक्शंस होती है, वो सब इंक्लूड की जाती है। चलिए छोड़िए, ये तो डेफिनेशन थी। फीचर समझते ई कॉमर्स के क्या होता है। सर, ई कॉमर्स का पहला फीचर होता है ग्लोबल रीच। आपका एरिया फिक्स नहीं है, आप अगर कोई भी चीज ऑर्डर करना चाहते हो तो इंडिया से बाहर जाके भी ऑर्डर कर सकते हो, इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कर दोगे। दूसरी बात, 24/7। अब देखते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप रात के 11 बजे करो तो भी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 24/7 होता है। तो सर्विस एंड ट्रांजैक्शन कैन बी डन एनी टाइम एनी वेयर, ठीक है। कन्वीनियंस, इजी एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम होम और ऑफिस। बहुत कन्वीनियंट है, आप घर बैठे हो, घर बैठे बैठे सामान मंगा लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करती है। अब जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स में अगर फिजिकली आप लोकल दुकान वालों को देखो तो अपना स्टोर करना पड़ता है, रेंट पे जगह लेनी पड़ती है, ऑफिस बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ना तो रेंट देने की जरूरत है, ना तो मैन पावर, ना तो पेपर वर्क, कुछ भी नहीं होगा, ना रसीद कटेगी ना कुछ। सीधा सा क्या करो, ऑनलाइन ऑर्डर आया, ऑनलाइन पैकिंग की, भेज दिया। वाइड चॉइस, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो अपने उस प्रोडक्ट को इंटरनेट पे देखती है और उसको एक दूसरे से कंपेयर करके फिर उसके बाद ऑर्डर कर देती है। स्पीड, ट्रांजैक्शन जो होती है बहुत ही स्पीडी, बहुत तेजी से वो होती है, स्पीड से वो होती है, कहते हैं ना ट्रांसफर होती है वो। पर्सनलाइजेशन, ऑफर कस्टमाइज रिकमेंडेशन एंड सर्विस, आप ऑफर को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी सर्विस के हिसाब से। इजी कम्युनिकेशन, आप इजली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कंपनी के साथ मेल के थ्रू या चैट के थ्रू आप उसे बता सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, वो इजी होता है। डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती, मतलब इंटरनेट पे चीज़ें बेची खरीदी जाती है। और ट्रेडिशनल कॉमर्स वो होता है जो दुकानदार होते हैं, दुकानों के जाके चीज़ें खरीदी जाती है। तो सीधी सी बात, पहला डेफिनेशन क्या कह रहा है, जो इंटरनेट पे चीज़ों को खरीदा जाए, और यहाँ पे क्या था, नहीं फिजिकली होता है। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट होती है, बाहर भी, देश से बाहर के भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए देश से बाहर कोई जाएगा नहीं, तो लोकल एरिया होता है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ये 24 आवर्स 7 डेज इन अ वीक होता है, 24/7 होता है। ये बिजनेस आवर के अंदर या जब दुकान खुलती है तभी आप सामान खरीद सकते हो। लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती नहीं, इसकी हाई होती है, एडमिन का भी खर्चा देना पड़ता है सबको। रिक्वायर वेबसाइट, इसके लिए क्या क्या सेटअप लगाना पड़ता है, वेबसाइट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है।
और डिजिटल सेटअप। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए एक ऑफिस चाहिए होता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स के लिए ऑफिस चाहिए और शॉप चाहिए, स्टाफ चाहिए। आगे देखते हैं ट्रांजैक्शन। इसमें ट्रांजैक्शन सारा ई ट्रांजैक्शंस होते हैं, यूपीआई, ई वॉलेट एक्सेट्रा। इसमें कैश चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, पेपर कुछ नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे पेपर बेस्ड जो है, पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये ईमेल, चैट, सोशल मीडिया के थ्रू आप संपर्क कर सकते हो या फेस टू फेस मिलना पड़ता है। थ्रू वेबसाइट, इमेज, वीडियोस एंड ऑनलाइन कैटलॉग, ये सब चीज़ें होती है। फिजिकल डिस्प्लेज इन शॉप और शोरूम। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐड देना चाहते हैं तो फिजिकल शॉप वाले क्या करते हैं, एक पुतला लगाते हैं, कपड़े की दुकान है, पुतले को बाहर रख देते हैं, वो उनका ऐड होता है। ठीक है, तो वो फिजिकल डिस्प्ले होता है, प्रोडक्ट को दिखाने के लिए फिजिकली दिखाते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ये सारा इमेजेस जो है इंटरनेट पे देखो, फ्लिपकार्ट खोलोगे तो वहाँ पे कैटलॉग आ जाएगा। रीच, अनलिमिटेड कस्टमर यहाँ पर रीच होते हैं, यहाँ पर लिमिटेड होते हैं क्योंकि एरिया से बाहर जाना नहीं होता। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, और ये होता है लोकल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव organization? Describe the main features and merit of cooperative forms of business organization. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसे कि कोई दो इंसान है या दो फैक्ट्री वाले हैं और दोनों फैक्ट्री क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए दोनों एक हो जाते हैं, मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए मिलकर एक एंटरप्राइजेस बन जाते हैं और काम करते हैं। उससे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए। और प्रॉफिट होता है तो अपने हिसाब से, शेयर के हिसाब से बांट लेते हैं। आगे देखते हैं मेन फीचर्स क्या हैं इसके। सबसे पहला मेन फीचर्स क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन। ठीक है, अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इसमें एक मेंबर होता है तो एक ही वोट होते हैं, ज़्यादा वोट नहीं होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल असेट्स को छेड़खानी नहीं की जाती है। कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में होता है। शेयर कैपिटल तो आप सभी जानते ही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जो है वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ट्रांजैक्शन की फॉर्म में होता है, ना कि कैपिटल की फॉर्म में होता है। ठीक है, सरप्लस जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसी के हिसाब से उनका प्रॉफिट बंटवारा होता है। ज़्यादा सेल तो ज़्यादा प्रॉफिट। कैपिटल के बिहाफ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो मिलकर एक होते हैं ना। ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप से चलते हैं। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर। ठीक है, मेरिट क्या होती है, सबसे पहला मेरिट क्या होता है, ये अपनी इकोनॉमिक, ये ज़्यादा हाई प्राइस नहीं चार्ज करते हैं, रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हैं और रिटर्न्स इनको ज़्यादा मिलते हैं। ये गवर्नमेंट के थ्रू ही काम करते हैं और गवर्नमेंट की तरह ही कैटेगरी में काउंट की जाती है। इसमें दूसरा जो बेनिफिट होता है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। जो भी डिसीजन होते हैं वो बहुत ही साफ और फेयर्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं चोरी चकारी होती हो। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट, यहाँ जो मेंबर्स को के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाता, सारा ट्रू एंड फेयर होता है। इनकरेज सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जो सेविंग्स हैं और कैपिटल है वो साफ सुथरी होती है, इसमें कोई अलग से घपलेबाजी नहीं होती है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये लोगों को काम देती है, बहुत तरीके से काम देती है। आगे देखते हैं सोशल एंड एजुकेशन अपलिफ्टमेंट, ये एजुकेशन को प्रमोट करती है। ट्रेनिंग एंड वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स के लिए भी। स्टेबल एंड सेफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेबल है, लंबे टाइम तक चलती है और सेफ भी होती है, जैसे अमूल देख लो, अमूल दूध हो गया। प्रमोट्स इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड्स, इट फास्टर द स्प्रेड कोऑपरेशन, इक्वलिटी एंड सोशल हार्मोनी। सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादातर ये खोली जाती है और उन्हीं के लिए होती है। तो यहाँ पे जाके आपके
थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड मेरिट एंड डिमेरिट। देखिए, जो गवर्नमेंट कंपनी होते हैं वो कंपनियां होती हैं जिनकी 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग जो होती है, वो 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की होगी, तो वो सारी कंपनियां जो होगी वो गवर्नमेंट कंपनी के अंडर काउंट की जाएगी। तो पहले इंट्रोडक्शन तो यही लिखा हुआ, ये पूरा इंट्रोडक्शन यही कह रहा है। और गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है गवर्नमेंट कंपनी में। सबसे पहले फीचर समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का पहला फीचर है 51% से पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। लीगल स्टेटस अगर ये देखा जाए तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया है। सेपरेट प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि इसकी खुद की प्रॉपर्टी जो होती है वो सेपरेट होती है। इट हैज ओन प्रॉपर्टी एसेट्स एंड लायबिलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उसकी प्रॉपर्टी, असेट्स और लायबिलिटी, अगर मान लो कोई ओनर है तो उससे छिड़कानी नहीं करनी है, उसकी सिर्फ कंपनी के ही रिगार्डिंग वो होती है। आगे कह रहा है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। इट हैज कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर चेंज हो जाएंगे, मेंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन कंपनी चेंज नहीं होगी। ठीक है। कॉमन सील, इट हैज अ कॉमन सील विच इट्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड। ये कॉमन सील बनानी पड़ती है, कॉमन सील है नहीं, प्लीज बनवा ले। इट हैज अ कॉमन सील विथ विच इट्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑथेंटिकेटेड। और सॉरी, ये कॉमन सील होती है जो हर कंपनी क्या करती है, अपनी कॉमन सील लगाती है, साइन करने का टाइम नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। ठीक है। सेपरेट अकाउंट, यहाँ पे सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, चाहे वो कंपनी के हो चाहे वो तुम्हारे खुद के हो क्यों ना हो। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव जो हो जाए, कैरी ऑन बिजनेस विद द व्यू ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कमर्शियल ऑब्जेक्टिव देखे तो प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, और लीगल एक्टिविटीज देखे तो वहां पे समाज सेवा के लिए। इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी विद, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इट इज द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के सारे में सब कुछ नाचेगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरिट आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, जाहिर सी बात है यहाँ पे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी पता है। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी कर चुके हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, हर चीज़ों को जोड़ा जाता है। इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप, इजी खोल भी सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, तो ये मेरिट थे। लिमिटेशन या डीमेरिट जो होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल, ये बहुत गंदी बात है, गवर्नमेंट हर चीज़ में इंटरफेयर करती है। डूल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो कमर्शियल होता है और एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जो है ये क्या बताता है, इट इज़ अ ऑफन बर्डन विथ रेड टपिज्म एंड डिलेज ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिम्स रूल्स, ये आप छोड़ सकते हैं। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट फॉर कैपिटल, इट में फेस कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फंड। जो इनके पास फंड है उससे जो इन्होंने चीज़ें खरीदी है वो उतने ही, जो इनके पास फंड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो सकते जल्दी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पे पॉलिसी और मैनेजमेंट भी चेंज हो जाते हैं। लेस ऑटोनॉमी कंपेयर टू प्रोवाइड, कंपनी एंजॉय लेस ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। चलिए इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। फिर हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं होता, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं, कोई दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना होता है, तो उसके बीच जो भी बेस्ट से बेस्ट एक्शन जो आ सकता है ना, जो सूटेबल एक्शन होगा उसके लिए, जो सूटेबल ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, उसका सिलेक्शन करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। जैसे कि मान लो आपका
फिर आपको कोई किसी एक गेम में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, और आपके दोनों फेवरेट गेम है, तो आप किस गेम को सेलेक्ट करोगे? आप कहोगे उस गेम का सिलेक्शन करो जिसमें मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ। तो वही डिसीजन मेकिंग होता है। तो आपने उस गेम को सिलेक्ट कर लिया जिसमें आप ज़्यादा सफिशेंट है, तो इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग इट, इवैल्यूएटिव अल्टरनेटिव, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम को पहचानना, उसको एनालाइज करना, साथ के साथ उसकी कैलकुलेशन करना, क्या वैल्यू आती है उसकी, और जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको लेके चलना। चलिए, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग कंप्लीट होता है। फिर आता है प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। क्या क्या प्रोसेस होती है? तो देखिए, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का पहला काम होता है प्रॉब्लम देखना, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई अल्टरनेटिव हम यूज करने वाले, मान लो किसी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं, किसी ऑप्शन को लेके चल रहे हैं, तो उस ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई एंड क्लेरिफाई डिफाइन द प्रॉब्लम्स, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, और वहीं पे उसको सॉल्व भी कर देना, हाफ तो सॉल्व भी हो जाता है। एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। अब क्या होता है, उस प्रॉब्लम पे एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब होता है रिसर्च करके, रिसर्च एनालाइज करना, पता करना कि उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कीजिए, और साथ के साथ उसके कॉजेज देखिए, नेचर देखिए, एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कितनी हद तक वो प्रॉब्लम फैल सकती है, इसके ऊपर एनालाइज करना। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, जो आप अल्टरनेटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आप अल्टरनेटिव यूज कर रहे हो उसका डेवलपमेंट कहां तक हो सकता है और कहां तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल्स अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू सोल्व द प्रॉब्लम, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी आर इंपॉर्टेंट हियर। फिर आता है इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। इवेल्यूशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। जो भी आप अल्टरनेटिव यूज करने वाले हो, जिस ऑप्शन को लेके चल रहे हो, उसका उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, रिस्क कितना है, फिजिबिलिटी क्या है, इन सब की वैल्यूएशन करना। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसके बाद आता है। तो ये कहता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट रहेगा जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सके और आपकी प्रॉब्लम को मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। इसके बाद फाइनली जो डिसीजन आपको पसंद आ गया ऑल्टरनेटिव, अब उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, पुट डिसीजन इनटू एक्शन, कम्युनिकेट इट टू दोज कंसर्न्स एंड एलोकेट नेसेसरी रिसोर्स, फॉलो अप एंड इवैल्यूएशन। अब उसके बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है, रिजल्ट देखना है, जो भी आपका रिजल्ट आया उसको एक्चुअल, जो आपका एक्चुअल आया उसको एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करना है, बताना है कि ये काम हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन क्रिटिकली नीड्स हायरार्की थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो। तो हायरार्की थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन क्रिटिकली नीड्स हायरार्की थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो। मैस्लो ने क्या कहा? मैस्लो ने एक हायरार्की थ्योरी दी थी जो हमें देखते हुए बताया गया कि एक इंसान की जो नीड्स होती है, सबसे पहले
हायरार्की जो स्टार्ट होता है वो साइकोलॉजिकल नीड से स्टार्ट होता है। तो मैस्लो ने क्या बताया, मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी वाज प्रोपोजेड बाय अब्राहम मैस्लो इन 1943 इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अगर एक इंसान को ह्यूमन मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 हायरार्की नीड्स होती है जो चाहिए होती है। तो इन पांचों को हम वन बाय वन समझेंगे। पहला जो होता है वो हमारा, पहली नीड्स जो होती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। साइकोलॉजिकल नीड्स होता है रोटी कपड़ा मकान। अगर हमें ये सब चीज़ें मिल रही है तो ये सबसे मेन बेसिक चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल नीड्स होती है, और इनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जब ये पूरा होगा तभी हम आगे कोई काम कर पाएंगे। तो मेन प्रायोरिटी तो यही होती है। सेकंड आता है सेफ्टी नीड्स। अब कहीं काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है या नहीं है, वो जॉब, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, वर्किंग प्लेस जो है वो सेफ है कि नहीं है, कंडीशन कैसा है, इंश्योरेंस आपका हो रखा है नहीं, कहीं जा रहे हो कुछ हो गया तो इंश्योरेंस होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है आपके लव अफेक्शन से, जो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा, टीम कैसा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे, फैमिली कैसी है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा चल रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, कॉम्पिटिशंस, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, अप्रिशिएशन, ये सब चीज़ें उसको मिल रही है नहीं मिल रही है, इस तरीके से इनकरेज मिल रहा है कि नहीं, स्टीम नीड्स आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, देयर आर द हाईएस्ट नीड दे रिलेटेड टू, ये सबसे लास्ट का होता है, जो कहते हैं कि जहाँ पे आपको सेल्फ फुलफिलमेंट मिल रही हो, पर्सनल ग्रोथ मिल रही हो। जब तक आपको पर्सनल ग्रोथ नहीं मिलेगी, पर्सनली आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली, तब तक आप किसी काम में मन नहीं लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हायरार्की में बताई गई थी। 5 चीज़ें याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। मैरिड डिमैरिड पढ़ लेना अगर पढ़ना हो तो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि वो साइकिल जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्शन ग्रो करता है। जैसे पहले स्टेज जो होती है, यहाँ डायग्राम से समझिए, इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग में हम ऊपर उठ रहे होते हैं प्रोडक्शन के टाइम में, जहाँ पे हमारा कोई सपोर्टर नहीं होता और हम लोग बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के साथ ऊपर चल रहे होते हैं। डिमांड का पता नहीं, लोग सोचते हैं नई नई चीज़ें हैं तो डिमांड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। फिर उसके बाद जो जैसे दूसरी स्टेज पे जाते हैं तो हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ का मतलब ये है कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, और ग्रोथ करने के बाद मैच्योरिटी लेवल पे चले जाते हैं। मैच्योरिटी लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हम एक फिक्स सेल कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे थे। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है या कुछ कमियां हो जाती है जिस पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्स गिरने लग जाती है। और यहीं से हमें पता चलता है कि हमें क्या डिसीजंस लेना चाहिए, किसको लेकर, प्रोडक्ट को लेके, प्राइस को लेके, प्रमोशन को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट स्टेजेस को लेके। तो ये सारी बातें होती है, यही सारी बातें इन्होंने यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस डायग्राम को पढ़ लेना और इसी के हिसाब से ये सब कुछ लिख के आना। 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जब पैसों की जरूरत होती है तो उस पैसे की जरूरत को उसके हिसाब से कहीं से अरेंज करना और उसको वहां पे लगाना जहां पे पैसा लगा के हम वहां से रिटर्न कमा के और सामने वाले का पैसा वापस कर सके, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको ज़्यादातर डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये भी बोला गया है कि हम जब कोई सी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उस फंड को ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, फिर डायरेक्टिंग कर रहे हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस, यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दी।
It involves procurements of fund as well as their efficient and effective utilization in order to achieve the organization goal. यही बात कह रहा है। फंड को इस तरीके से लगाओ कि वहां से इतने इफिशिएंट तरीके से लगाओ कि आपको वहां से उतना रिटर्न मिल सके, जो आगे आप जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव कर लिया। उस गोल को अचीव करने के बाद आपको इतना फंड वापस मिल जाए कि आप सामने वाले को आप वापस कर रिटर्न कर सको। चलिए समझते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। वन बाय वन समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। ठीक है, पहले प्लानिंग करना कि हम जहाँ भी पैसा लगा रहे हैं, जो हमारा गोल है वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो वो गोल अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उतना फंड अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एस्टिमेशंस ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपको इस चीज़ का एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब जो एक फ्यूचर के लिए अंदाज़ा लगाना। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है उसके लिए आप एस्टिमेट करना कितना अमाउंट ऑफ फंड लग सकता है। प्रोक्योरिंग फंड्स, रेजिंग और एक्वायरिंग फर्म्स फ्रॉम सुटेबल सोर्स और फेवरेबल आइटम टर्म्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आप फंड को इन्वेस्ट करो, सेफ असेट्स पे पैसा लगाओ जहाँ से आपको रिटर्न मिल सके। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आप डिसीजन लो जो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, डिविडेंड को लेकर है और फाइनेंस को लेकर है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आप बिजनेस में जिनसे पैसा लिया उनको वापस कर सको और बिजनेस आगे एक्सटेंड हो सके। ठीक है। इंश्योरिंग लिक्विडिटी, सबसे पहले क्या होता है? टू मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी सो दैट द फर्म कैन मीट इट्स ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू। जहाँ पैसों की जरूरत है वहाँ के लिए पहले से पैसे हाथ में होने चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का आप इफिशिएंट यूज करो और जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, ऐसा होना चाहिए। सिक्स और नेक्स्ट सॉल्वेंसी, मैंने थोड़ा सीक्वेंस गलत कर दिया। टू मेंटेन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, एक लंबे समय तक बिजनेस चले इस तरीके से पैसे का फंड का यूज़ करो। फिर होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ भी होनी चाहिए। वेल्थ का होता है जो पैसा लगाया शेयर होल्डर ने उसके शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, इसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। सिक्योरिटी ऑफ फंड्स, जो आपने फंड्स लगा रखे हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, लो रिस्क होना चाहिए उस पर। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपको ये भी इंश्योर करना है जो आप पैसा लगा रहे हो उससे आने वाले टाइम में बिजनेस में ग्रोथ होगा या नहीं होगा। गुड फाइनेंशियल रिलेशन, आपको ये भी देखना है कि जो आप के रिलेशनशिप हैं जिनसे पैसा लिया उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या कस्टमर हो, इनके साथ पैसों का लेन देन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नाइन्थ क्वेश्चन आता है। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया राइट नोट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर कोई आप स्टार्टअप कर रहे हो बिजनेस और उस समय आप एक लंबे समय के लिए पैसे लगा रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पे, तो उससे वेंचर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज होती है इसलिए। और इसके की पॉइंट ये है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इन इनोवेटिव आइडियाज इमर्जिंग बिजनेस। पढ़ लेना इसको। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम जो मेंबर होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एक ही इंसान होता है, एक ही पर्सन होता है, उसी को वन पर्सन कंपनी कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। आगे देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट।
मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स को लेके चलता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। जहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, प्लेस क्या होगा, इस पे काम करता है, मार्केटिंग करता है। मार्केट में इस चीज़ को आगे फैलाता है। फिर आता है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं? सबसे पहला बैरियर्स जो होता है वो होता है फिजिकल। नॉइज, डिस्टेंस, पुअर लाइटिंग, अनकंफर्टेबल सीटिंग एक्सेट्रा, ये सब बैरियर्स होते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ये रोक टोक करते हैं। फिर था सिमेंटिक, जहाँ पे आप सामने वाले के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स वर्ड, टेक्निकल जोरगन, डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स जो समझ में नहीं आते, ये भी एक बैरियर्स है। साइकोलॉजिकल, इमोशनल स्टेट, प्रेजुडिस, बायस, एटीट्यूड, ईगो, ये भी थोड़ा वो होते हैं बैरियर्स में। ऑर्गेनाइजेशनल, रिजिड स्ट्रक्चर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, रीड टेप, अनक्लियर पॉलिसीज। फिर फिफ्थ आता है कल्चरल, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टमर्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। और लास्ट रहा पर्सनल, पुअर लिसनिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक्सेट्रा। तो ये 9th क्वेश्चन था। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट ए सेट बी को करेंगे कवर। ठीक, सेट बी सेट सी को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। चलिए।